हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएल फ्रॉम चेन्नई टू अगेन पर। आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है वो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 नवंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसमें इस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। यानी पहले पार्ट में मैं आपके जो भी डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशन है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्या नेचर ऑफ जॉब होता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, वो सारी बातें बताऊंगा। और फिर इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसका स्क्रीनिंग एग्जाम है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि आपका स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और फिर आप सेकंड स्टेज में अपने सब्जेक्ट वाले पेपर को दे सकें और उसमें सफलता हासिल कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, थोड़ा अपने बारे में भी बता देता हूँ कि मैं ये वीडियो आपके लिए क्यों लेके आया हूँ। क्योंकि देखिए अभी प्रेजेंटली मैं भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालय में, लेकिन इससे पहले इस जॉब में आने से पहले मैं भी जो उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर फिजिक्स लेक्चर के रूप में मैंने भी कार्य किया है। ठीक है, तो लगभग 1 साल मैंने वहाँ पर कार्य किया है। ठीक है, तो मुझे इस एग्जाम का भी एक्सपीरियंस है और 2019 में जब ये रिक्रूटमेंट आया था तो उसके बेस पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद एक और रिक्रूटमेंट यहाँ पर 2022 में आया है। ठीक है, तो उसके बाद अब रिक्रूटमेंट आया हुआ है 2021-22 में वो रिक्रूटमेंट आया था जो कि पूरा हो चुका है। अब ये प्रवक्ता भर्ती का परीक्षा का ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर भी इसमें स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा कि आप कैसे इसमें कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको एज ए फिजिक्स टीचर ये भी बता देता हूँ कि अभी कुछ दिनों के बाद में आपको जो इसका सब्जेक्ट वाला पेपर होगा यानी स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने फिजिक्स लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको उस पेपर की तैयारी करनी है, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे फिजिक्स की तैयारी करनी है, वो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट है तो। लेकिन आज के इस वीडियो में आज का जो वीडियो वो सबके लिए कॉमन है क्योंकि आपको पता है कि इसका जो स्क्रीनिंग एग्जाम होना है वो सबके लिए कॉमन है। उसमें जो सिलेबस है वो सबके लिए कॉमन है। आपने किसी अप्लाई किया हो केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए, सबके लिए जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशन में बात आती है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्या शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो 2 ही शैक्षिक अर्हताएं हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी पीजी प्लस बीएड की डिग्री इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपके पास ये दोनों डिग्री है और ये दोनों डिग्री जो होनी चाहिए, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें भी डाउटफुल में है कि कब तक होनी चाहिए, मतलब कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि अपियरिंग वाले दे सकते हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरी भी कर रहे थे कि हमारा अपियरिंग हम दे सकते हैं। तो देखिए इसके लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को निर्धारित करने की, वो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यानी 7 नवंबर 2024 तक अगर आप जिस भी अपियरिंग परीक्षा में उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी जो लोग पास आउट हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं एज फैक्टर की। तो एज लिमिट इसमें मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल है। 21 साल से 42 साल की अगर आपकी एज है तो आप इसमें एज के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें बात आ जाती है कि क्या अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या उत्तराखंड के डोमिसाइल होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है, समूह की पोस्ट है, और उत्तराखंड में जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई है कि समूह की जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें यहाँ पर जिला सेवजन कार्यालय में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है उस कैंडिडेट का, और साथ ही अदर स्टेट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है और उनका यहाँ पर जिला सेवजन कार्यालय में पंजीकरण नहीं हो रखा है। अब काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे, स्थायी निवासी भी होंगे, यहीं से 10th भी किया होगा, 12th भी किया होगा, और लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हुआ होगा किसी वजह, या अभी फ्रेश होंगे उन्होंने नहीं कराया होगा या रिन्यू नहीं कराया होगा। तो देखिए आपको टाइम मिल रहा है अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले, आप उसमें पंजीकरण अपना रिन्यू भी करा सकते हैं और नया पंजीकरण भी कर सकते हैं। तो आप उसको अप्लाई करने के बाद यानी पंजीकरण करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही इसमें अप्लाई करेगा। तो आप लास्ट डेट से पहले उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और यहाँ पर, क्योंकि जब आपने रिक्रूटमेंट देखा होगा तो आपने देखा होगा पुरुष शाखा के पद अलग आए हुए हैं, महिला शाखा के पद अलग आए हुए हैं। तो ये भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, काफी सारे कैंडिडेट्स इसमें भी थोड़ा डाउट में है। तो देखिए जो महिला कैंडिडेट है यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स महिला शाखा और पुरुष शाखा दोनों में अप्लाई कर सकती हैं, वो दोनों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, वो केवल और केवल पुरुष शाखा में ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो उसी के लिए एलिजिबल है। तो ये कुछ जनरल डाउट्स एंड क्यूरीज थी जो मैंने आपको बता दी। कट ऑफ डेट के बारे में मैंने बता दिया कि जो कट ऑफ डेट निर्धारित करी गई है सारी योग्यताओं को निर्धारित करने की, वो अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ जॉब। तो देखिए ये ग्रुप सी के अंडर में 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो जो पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग देखें तो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, तो 4800 ग्रेड पे की एक रेप्यूटेड
पोस्ट है, अच्छी खासी ग्रेड पे है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर इसमें, सॉरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये लेवल 8 की पोस्ट है, ठीक है। तो लेवल 8 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। इसका जो पे स्केल रहता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो 47,600 रुपए से लेके 1,51,100 रुपए तक रहेगा। तो अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेट आपकी ग्रॉस सैलरी की बात करूं, आज की डेट में अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो आपको कितनी सैलरी एंड में मिलेगी, आपकी कितनी सैलरी बनेगी पर मंथ की, तो लगभग 75,000 रुपए आपकी पर मंथ की सैलरी इसमें आज की डेट में बनती है। वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज इसमें जो एचआरए रहता है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कुछ जगह पे एचआरए ज्यादा है, कुछ जगह पे एचआरए कम है। तो एक एवरेज अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो लगभग 75,000 रुपए पर मंथ से आपकी जॉब स्टार्ट होगी। आपका आज की डेट में अगर आपको जॉब मिलती है तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर लगभग काफी एक आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 75,000 रुपए पर मंथ की गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पर मिल रही है उत्तराखंड के जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ प्रवक्ता के पद पर। तो ये तो नेचर ऑफ जॉब की बात हो गई, ग्रुप सी का पद है और इसके बाद आपका प्रमोशन भी होते रहते हैं। प्रवक्ता से आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा आगे फ्यूचर में बताऊं तो आप जो हाई स्कूल, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल्स होते हैं उनके प्रिंसिपल के लिए, और जो उसके बाद फिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य के पद पर आपका प्रमोशन हो सकता है। और उसके बाद शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, उन पर भी आपका उस कैडर में भी आपका प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये प्रमोशन भी आपको इसमें आगे मिलता रहेगा। तो ये मैंने नेचर ऑफ जॉब की बात आपको बता दी। तो इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये सारी जो चीजें होती है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो स्क्रीनिंग एग्जाम है क्योंकि वो सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसको कैसे क्वालिफाई करना है ताकि आप स्टेज 2 पर पहुंच सको जिसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, उनको आप फॉलो करिएगा, उनको आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उन सारी स्ट्रेटजीज और उन सारी टिप्स पे। तो आप अपने एग्जाम को फाइनली क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हैं अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। उससे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूँ, आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, जो भी इससे इंपॉर्टेंट रेगुलर अपडेट्स होंगी या तैयारी से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटजीज और इसमें अपडेट आपको करनी होंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसमें रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं, छोटे मोटे नोटिस आते रहते हैं या टाइम टू टाइम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हो, कोई भी समस्या आपको आ रही है, आज का वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे कि आप अपनी तैयारी को फॉलो करते हैं मेरे तरीके से, ठीक है, और उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझको डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, जो भी आपके डाउट्स हैं, या क्योंकि काफ़ी सारी मैं इस जो भी 15 मिनट 20 मिनट या जितने भी मिनट की वीडियो है उसमें सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकता। आप हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन डाउट्स भी वेरी करते हैं, तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्टेज 1 होनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये 2 स्टेज का एग्जाम है आपका। इससे पहले जब 2019 में होता था तब इंटरव्यू भी होता था, उसके बाद जब 2021-22 में रिक्रूटमेंट आया उसमें चेंजेस किए गए, इंटरव्यू को बंद कर दिया गया, फिर वहां पर स्टेज 1 है, स्टेज 2। स्टेज 1 क्या है, आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है, ठीक है। स्क्रीनिंग एग्जाम में, ठीक है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। और स्टेज 2 क्या है, जिसपे मैं अभी आज बात नहीं करूंगा लेकिन आपको ब्रीफिंग बता देता हूं, वहां पर क्या है, सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम है, रिटन एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका स्टेज 1 का स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ये 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और आपको जो टाइम लिमिट मिलेगी वो 2 घंटे की मिलेगी। जो सब्जेक्ट वाला पेपर आपका होगा, अगर आप स्क्रीनिंग एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं देन फिर आप स्टेज 2 में आएंगे। देन आप उसमें आपका क्या होना है, उसमें आपके 200 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, और ये 3 आवर का ड्यूरेशन यहाँ पर मिलेगा, 3 घंटे में। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ भी रहेगी और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ भी होगी, यानी दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप देख सकते, लेकिन फाइनल मेरिट में ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी केवल किस पे बनेगी, फाइनल मेरिट आपकी स्टेज 2 की परफॉर्मेंस पे बनेगी, ठीक है। यानी आप जो यहाँ भी स्कोर करेंगे देन वही मैटर करेगा, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है अभी। तो ये एक तरह से इसका एग्जाम पैटर्न है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो एग्जाम डेट है, देखिए अभी जो स्क्रीनिंग एग्जाम की एग्जाम डेट है, अभी 2-3 महीने पहले आयोग की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें इसकी जो एग्जाम डेट बताई गई है वो 6 अप्रैल बताई गई है। तो आपके पास सफिशियंट टाइम है। सफिशियंट टाइम का मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो जाएं, भूल जाएं, बिल्कुल ही लाइटली ले लें। आपके पास आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको
कंटिन्यूएशन में अपनी तैयारी को करने की, क्योंकि होता क्या है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तब जागते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तब कोई तैयारी का औचित्य नहीं बनता है, तब आप भागते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें, ये बुक खरीद लें, वो बुक खरीद लें, क्या करें क्या ना करें। अभी से तैयारी आप स्टार्ट करिए, इसीलिए मैं आपको वीडियो टाइमली प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अभी से आपने अगर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लिया तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 6 अप्रैल को पेपर होना है और मतलब अप्रैल महीना है, अभी आप देख सकते हैं 6 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, तो प्रॉपर टाइम है, अभी से आप जुट जाइए, मेहनत कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। काफ़ी सारे आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त भी हो सकते हैं या आपकी सोसाइटी में लोग हो सकते हैं या कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलते होंगे जो नेगेटिव बातें करते होंगे, जो कहते होंगे नहीं होता है, ठीक है, कि इसमें तो 10 ही पोस्ट आ रखी है, उसमें 20 पोस्ट आ रखी हैं, कहाँ होगा क्या, उनसे दूर रहिए। देखिए आपको एक पोस्ट चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए, आप बस उससे मतलब रखिए, आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लग जाइए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, अगर आपने पूरी ईमानदारी से एफर्ट्स लगाए, तो अगले रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हुए आपके पास एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होगा जो आपको काफ़ी मदद करेगा ये सब बताने के लिए कि पहले आपने क्या गलतियां की जो आगे आपको नहीं करनी है। अगर आप अभी से इसको क्या कर लेंगे कि भाई नेगेटिव माइंडसेट के साथ ले लेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे कुछ भी। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट को फॉलो करिए कि अच्छे माइंडसेट के साथ आपको लगना है और ये मान के चलना है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, आप बिल्कुल तैयारी को फॉलो करिए और बस थोड़ा सा क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। कभी आप ये मत समझिए कि बहुत टाइम है या हमें तो ये आता है हमें वो आता है, आप मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ सीखना है और आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप सब कुछ सीख सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ये माइंडसेट और ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया इन ब्रीफ कि स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 2 में क्या है। स्टेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, स्टेज 2 में आपका मेरिट बेस पर है, मतलब जो भी आपका स्कोर बनेगा वहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा और इसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह है नहीं, यही फाइनल स्टेज है, तो आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, देखिए स्टेज 2 पर आप तभी पहुंचेंगे जब स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं टॉप करने की बात नहीं कर रहा, आप जस्ट क्वालिफाई कर जाइए किसी भी तरीके से, तो आप स्टेज 2 पर पहुंच जाएंगे। तो वो सबके लिए कॉमन है, स्टेज 1 यानी जो स्क्रीनिंग एग्जाम होना है वो आपका क्या होना है, सबके लिए कॉमन है, सिलेबस भी सबके लिए कॉमन है। अब उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन है, वो 150 क्वेश्चन किसी एक ही टॉपिक के नहीं है, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग आप कह सकते हैं कि कैटेगरीज से वो इन्वॉल्व किए गए हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या क्या पार्ट्स है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्रीनिंग एग्जाम में पार्ट ए में क्या आपका पूछा जा रहा है, पार्ट ए में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका जो है वेटेज है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन वहां पर आने, 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी 40 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड की होगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी है, देखिए आप सब, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है बीएड, तो आपने बीएड किया होगा, तो बीएड में आपने कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, टीईटी का एग्जाम दिया होगा, डिफरेंट एग्जाम्स दिए होंगे जहां टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वही सब कुछ यहाँ भी है, इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है। तो उसमें आप सिलेबस को एक बार देख लीजिए, आप देखिए कि जो आपने काफी कुछ तो बीएड में पढ़ रखा है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठाने, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, किस एग्जाम्स के, जो केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, पीजीटी के, उनके पेपर उठाइए, या सीटेट के पेपर होते हैं, टीईटी के पेपर होते हैं, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जा रहा है उनसे हेल्प मिलेगी। और वो पीवाईक्यू आपको नेट पे मिल जाएंगे या किसी सीनियर से अरेंज कर लीजिए, आपका कोई परिचित हो जिसने पहले ये सारे एग्जाम दिए उससे अरेंज कर लीजिए, उनसे काफी हेल्प मिलती है। देखिए पीवाईक्यू किसी भी जॉब की तैयारी के लिए आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि उन पीवाईक्यू को एज इट इज रटने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन आया था ऐसे यहाँ पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पीवाईक्यू में उसकी थीम को पकड़ना है, आपको ये देखना है कि किस थीम पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक की किस थीम पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस टॉपिक की उस थीम पर और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ये चीज ये अप्रोच आपको लेके आनी है, और जब आप ये अप्रोच फॉलो कर लेंगे आप देखेंगे कि आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, उससे 5 क्वेश्चन आप अपने आप निकाल दे रहे हैं, अपने आप बना दे रहे हैं और उनके आंसर ढूंढ ले रहे हैं, ठीक है। देन फिर आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और वही उन्हीं जो टॉपिक्स पूछे गए थे उन्हीं से वही जो क्वेश्चन आपने 5 से 7 क्वेश्चन तैयार किए होंगे वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है, एज इट इज रटना नहीं है पीवाईक्यू को, थीम को पकड़िए, थीम को एनालाइज करिए, टॉपिक को पकड़ के उसको देखिए कि और इसमें क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये होता है एक स्मार्ट तरीका तैयारी करने का आज की डेट में, तो इसको फॉलो करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे तैयार करना है मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसमें पार्ट आ जाता है, अब हम पार्ट बी की तरफ चल रहे थे। पार्ट बी में जीएस है। देखिए जीएस का कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो जीएस में यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी 35 नंबर की जीएस भी है। जीएस में मैं आपको ये कहूंगा करंट के टच में रहिए, आज से ही करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, क्योंकि जब एग्जाम होगा उससे
पिछला 6 से 9 महीने का ही करंट अफेयर्स माना जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप या तो मंथली कोई मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी मैगजीन आती है मंथली, अच्छी-अच्छी आती हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर से भी आप बहुत अच्छा करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है? कोई भी चीज़ को छोड़िए मत, उसके नोट्स को प्रॉपर फॉर्म में पढ़िए, उसको रिवाइज़ करते रहिए। तो या फिर किसी मंथली मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, तो करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। और जीएस में क्या पढ़ना है, पॉलिटी पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ज्योग्राफी पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है? और जो जो और कुछ इसमें ऐसी भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जो सिलेबस में नहीं होती हैं, वो कहीं न कहीं करंट का ही पार्ट होती हैं। तो ये मान के चलिए 35 में से करीब 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको करंट के मिलेंगे, और ये बढ़ भी सकते हैं। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आपको करंट के ही मिल जाए कहीं न कहीं, ठीक है? तो करंट पे ज़्यादा फोकस करिए, बाकी पॉलिटी को कवर कर लीजिए, इंडियन इकोनॉमी को कवर कर लीजिए थोड़ा-सा, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कवर कर लीजिएगा, ठीक है? तो वहाँ से आपका जीएस तैयार हो जाएगा, क्योंकि जस्ट आपको क्वालीफाई करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 35 के 35 क्वेश्चन वहाँ पर सही करें, थोड़ा प्लस माइनस भी चल जाएगा। लेकिन करंट में अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, करंट आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अगर आपने 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वही सही कर दिए तो आपका काम बन गया। पार्ट सी पर आ जाते हैं। पार्ट सी उत्तराखंड से रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड जीएस इसमें पूछी जाएगी, और ये 30 मार्क्स की पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो उत्तराखंड में क्या करना है आपको, उत्तराखंड में भी करंट को अंडर एस्टिमेट मत करिए। उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे अपडेट रहिए, ठीक है? उसके लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, सबसे अच्छा आपके लिए जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर हो, ठीक है, स्टेट लेवल का, उसको फॉलो कर लीजिए। और साथ में आप उत्तराखंड से रिलेटेड कोई मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन भी आती है जिसमें आपको उत्तराखंड मिल जाएगा। और उत्तराखंड की तैयारी के लिए आप परीक्षा वाणी को भी फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा वाणी की किताब उत्तराखंड की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी है, उसमें आपको उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। या आप थोड़ा थोड़ा डीप में जाना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ाई करना, तो अजय रावत, बट मेरा ये सजेशन है, आपकी परीक्षा वाणी को ही आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत हेल्प मिल जाएगी उत्तराखंड से। परीक्षा वाणी प्लस आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, बस उतने में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा उत्तराखंड वाला। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट डी की। उत्तराखंड के बाद इसमें आता है जनरल इंटेलिजेंस, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता वाला। इसके आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी सामान्य बुद्धिमत्ता वाले में आपका क्या मिलेगा, आपको मैथ्स मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, ठीक है? मैथ्स में टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, कार्य समय के क्वेश्चन, समानुपात, अनुपात, ठीक है, लाभ प्रतिशत वाले क्वेश्चन, जनरल जो बहुत ही आसान लेवल के होते हैं, एसएससी लेवल के, आप देख सकते हैं कि उनके पेपर्स में वो जनरली सबको आते होंगे। और रीजनिंग में भी बहुत ही वर्बल, नॉन वर्बल और जो बहुत सामान्य लेवल की रीजनिंग होती है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें पूछी जाती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट इतना है नहीं कि भाई आप पर्टिकुलर बिल्कुल बैंकिंग लेवल की रीजनिंग इसमें तैयार करके जाएं। बहुत साधारण लेवल की रीजनिंग इसमें पूछी जाएगी, क्योंकि इसमें अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य भी नहीं है। आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। पता चला आपने किसी रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन में टाइम टेकिंग में आपने 5 मिनट लगा दिए, और पता चला बाद में आपको जीएस के क्वेश्चन 5-10 आते हो, उतनी देर में आप जीएस के 5-10 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते थे। तो कहीं समझदारी का नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल आपको हर एक में क्वालिफाई करना नहीं है, मिला के क्वालिफाई करना है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप इसमें कितना कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एसएससी लेवल का ही बहुत सफिशिएंट है, ठीक है? तो जनरली मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, ग्रुप सी की भी आती है, जिनमें ये हल्की फुल्की मैथ्स और रीजनिंग रहती है, उसी से आपका काम बन जाएगा, इससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर आता है इसमें पार्ट ई, मतलब जो 5वां पार्ट है वो है हिंदी। अब देखिए हिंदी जो है, ठीक है, हिंदी इसमें जो पूछी जाती है, हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके जो पूछे जाएंगे वो 20 नंबर के हुए। अब हिंदी में आप देखेंगे, अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें पूरी व्याकरण ही है। उसके लिए आप क्या करिए, लूसेंट की व्याकरण की बुक आती है, हिंदी व्याकरण की, या सामान्य हिंदी वाली बुक आती है, उसको फॉलो कर लीजिए। और जो पहले यहाँ पर एलटी ग्रेड के जो हिंदी के पेपर हुए हैं उनमें भी हिंदी पूछी गई होगी, व्याकरण पूछी गई होगी। जो टीजीटी के पेपर या केवीएस में हुए हैं उनको देख लीजिए, ठीक है? तो वहां से आपको काफी सारी हेल्प मिल जाएगी हिंदी की, ठीक है? तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको हर एक के लिए अलग अलग बता दिया। अब काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक कॉमन बुक बता दीजिए कि भाई तैयारी करनी। देखिए कॉमन बुक से तैयारी नहीं होती आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में ट्रेंड ये बन गया है कि नोटिफिकेशन बाद में आ रहा है, मार्केट में एग्जाम, उस एग्जाम की बुक पहले आ जा रही है। तो वो कोई कॉपी पेस्ट होता है, वो कोई एनालिसिस नहीं करते, कोई दिमाग पर जोर नहीं डालते, वो बस उनको बेचने का तरीका है। और ये जनरली आपको बस एक सेटिस्फेक्शन दे देता है कि 15 दिन पहले आप मार्केट से किताब ले आए कि भाई हमने फॉर्म भरा था, तो एक किताब भी हमने ला के रख ली, हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। आपको इंडिविजुअल हर एक के लिए मैंने अलग अलग पैटर्न बताया, अलग अलग तरीके बताए, अलग अलग स्ट्रेटजी बताई कि कैसे क्या करना है, और आपको जस्ट इसमें क्वालिफाई करना है। तो अभी से आप इसको अंडरस्टैंड मत करिए, और अभी से आप क्या करिए, दोनों में बैलेंस लेके चलिए। अपने सब्जेक्ट वाले पोर्शन को भी पढ़िए, यानी जिसमें आपने फॉर्म भरा है, और प्लस स्क्रीनिंग की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट ही पढ़े जा रहे हैं, स्क्रीनिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और स्क्रीनिंग में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। या काफी सारे लोग उल्टा कर लेते हैं, स्क्रीनिंग ही पढ़े जा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं, स्क्रीनिंग तो निकल गया, सब्जेक्ट भूल गए, ठीक है? तो ऐसा भी मत करिएगा। अभी से बैलेंस लेके चलिए, 1 से 2 घंटे
स्क्रीनिंग के लिए सफिशिएंट है। अभी आप दे रहे हैं 1-1 घंटा भी दे देंगे तो भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के टच में रहिए। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मैं फिजिक्स की वीडियो तो आपको प्रोवाइड करूँगा एज़ ए फिजिक्स टीचर। मैं आपको उसमें पूरा गाइडेंस दूँगा कि जो फिजिक्स लेक्चरर के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है और जो उसका जो अभी 200 नंबर का पेपर पूछा जाएगा उसमें कौन-कौन से हॉट टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या-क्या हो सकता है, वो भी प्रोवाइड करूँगा। बाकी ये एक जनरल था, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो, ठीक है। आप इस तरीके से फॉलो करिए। कोई भी समस्या आती है, कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपनी समस्या को या तो कमेंट में बता दीजिए या इंस्टाग्राम पेज पर मुझसे जुड़कर अपनी समस्या को बता दीजिए, ठीक है। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाता हूँ तो एक आपके लिए भी एक अच्छा अनुभव रहेगा, मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक